हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर टॉपिक, ठीक है ना। कि जो हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी के बाहर स्थलाकृतियां बनी हुई हैं। जैसे हमने पढ़ा था पर्वत, मैदान और ये पठार ठीक है ना। हमारे पृथ्वी के बाहर की स्थलाकृतियों को पढ़ा था, पर आज की वीडियो में हम हमारी पृथ्वी के अंदर जो लेयर्स है ना, या अंदर क्या है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो है हमारा जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर दिया हुआ है। और चाहे कोई भी एसएसटी टीजीटी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो टेट हो या कोई स्क्रीनिंग हो, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं और इस टॉपिक को हमेशा उसके सिलेबस में डाला जाता है, ठीक है ना। मैंने काफ़ी कई एग्जाम्स के सिलेबस को चेक किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वैसे एसटेट के सिलेबस के अंदर भी इसको डाला गया है, ठीक है ना। और केवीएस एनवीएस में भी होता है। तो हर सब्जेक्ट के अंदर होता है और हमें इसको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जियो में ये चैप्टर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शुरू करते हैं हमारे पृथ्वी के अंदर, यानी इनसाइड अवर अर्थ, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इस हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है और इसमें इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन चलता रहता है। अब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना इसके आंतरिक भाग, मतलब कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था कि एक तो अंदर आंतरिक प्रोसेस चलती रहती है, आंतरिक प्रक्रिया होती रहती है, एक बाहरी प्रक्रिया होती है। तो आज हम आंतरिक के विषय में पढ़ेंगे, आंतरिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब ये पढ़ेंगे कि ये अंदर किन किन चीज़ों से बनी हुई है, ठीक है। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग भी शुरू कर देते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रित परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। मतलब कि हमारी जो अर्थ है ना, वो भी लेयर्स बनी हुई है। उसमें एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, दूसरी, जैसे प्याज के ऊपर एक छिलका उतरते हैं तो दूसरी, तीसरी, ऐसे करके प्याज के अंदर जैसे लेयर्स निकलती है ना, वो इन्होंने एग्जाम्पल के लिए दिया है प्याज। तो इसी तरह से हमारे अर्थ के अंदर भी लेयर्स बनी हुई है, ठीक है ना। यह सबसे मतलब कि क्या करें, जो ऊपरी परत है ना उसको परपटी कहते हैं और यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर। चलो भाई, पहले हम परतों को समझते हैं, इनको आगे बाद में पढ़ेंगे। अब आप इस यहाँ देखिए, ठीक है ना। ये इन्होंने जो डायग्राम दिया है ये देखिए, इन्होंने ये दिया है कि ये जो हमारी है ना, ये पूरी अर्थ बना दी इन्होंने, ठीक है ना। अर्थ, अब अर्थ के अंदर इन्होंने ये एक स्लाइस सा निकाल के दिखाया है ताकि हम अंदर तक देख सकें, ठीक है ना। अंदर, अब अंदर तो कभी कोई गया नहीं है भाई। अर्थ के अंदर खुदाई इतनी होती है 3-4 किलोमीटर तक, जैसे कोयले के खाने हैं या तेल वगैरह निकालने की, समुद्रों के अंदर 500-600 किलोमीटर या कुछ ज़्यादा नहीं, 500-600 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, बहुत कम किलोमीटर मीटर तक जाते हैं, 6-7 किलोमीटर तक चले जाते हैं, ठीक है ना। तो उसी से भाई जो ये हमारे भूगोल शास्त्री हैं, भूगोलविद हैं, मतलब कि जो ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भाई थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन लगाई है कि हाँ भाई अर्थ के अंदर ये है, कुछ अनुमान उन्होंने ऐसे लगाए हैं। तो उन्होंने बताया है कि जो हमारी अर्थ है ना, हमारी जो ये भूपर्पटी है, सॉरी अर्थ है, अर्थ की जो फर्स्ट लेयर है ना उसको क्या कहा है, अर्थ की फर्स्ट लेयर को इन्होंने, जैसे ये दिखा रखी है यहाँ, ये फर्स्ट लेयर को इन्होंने कहा है परपटी, ठीक है, परपटी। फिर ये जो येलो कलर की दिखा रखी है ना, इसको कहा है इन्होंने मेंटल, ठीक है। और ये अंदर जो दिखा रखे है ना, इसको कहा है क्रोड। और ये क्रोड है ना, इसके भी दो पार्ट हैं, एक है आंतरिक क्रोड और एक है बाहरी क्रोड, ठीक है ना, कोड। तो आंतरिक कोड जो है वो अलग है और बाहरी, मतलब कि कोड को दो लेयर्स में, दो हिस्सों में बांट दिया, आंतरिक और बाहरी, मेंटल और परपटी। आप, आई थिंक, मैं सोच, लगता है आपको समझ आ गया होगा कि बाहर क्या है, सबसे ऊपरी परत क्या है, परपटी, यानी कि प्याज का ऊपर का छिलका जो उतर जाता है वो परपटी ये। और ये येलो कलर में जो दिखा रखी है ये मेंटल, और अंदर जो दिखा रखी है ना ये क्रोड है। और इसको भी दो भागों में बांट दिया है, एक आंतरिक और एक बाह्य, यानी बाहरी। अब इन्होंने क्या कहा पता है, ये जो कोड है इसको दो भागों में क्यों बांटा है, क्योंकि ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना, ये लिक्विड में होता है, ये तरल होती है। और अंदर वाला पार्ट जो होता है ना, ये क्या होता है, ठोस होता है, ये जमा हुआ होता है, थोड़ा ठोस पार्ट होता है, ठीक है ना। और ये जो मेंटल है, इसको येलो भी दिखाया है, मान लो चलो येलो दिखा दिया, कोई बात नहीं। पर क्या है, मेंटल के अंदर ही जो हम सुनते हैं ना भाई, ज्वालामुखी फट रहे हैं, लावा निकल रहा है, तो वो लावा मैग्मा जो भी अंदर होता है ना लिक्विड फॉर्म में, वो सब मेंटल के अंदर होता है, ठीक है ना। और परपटी की ऊपर वाली जो लेयर है, सॉरी, हमारे अर्थ की जो ऊपर वाली लेयर है जिसको हमने क्या कहा है, परपटी, ये क्या होती है, बहुत ही पतली होती है इनके मुकाबले, ठीक है ना। ये जो और दो दे रखे हैं ना, मेंटल और क्रोड, इनके मुकाबले परपटी पतली होती है लेयर में, ठीक है। मेंटल जो होती है, सॉरी, परपटी जो होती है वो 35 किलोमीटर होती है, मेंटल 2900 किलोमीटर होती है। और
क्रोड जो है, जिसमें आंतरिक और बाह्य दोनों इंक्लूड कर ली गई हैं, वो 3500 किलोमीटर होती है। यानी कि अर्थ के ऊपर 35 किलोमीटर परपटी, उसके अंदर 35 से फिर 2900 किलोमीटर के बीच में मेंटल, और 2900 से फिर आगे क्रोड आ जाती है। ठीक है ना। चलिए अभी मैंने इसको थोड़ा डायग्राम से आगे हम इसको पढ़ेंगे। अब ये यहाँ देख लेते हैं, ये जो दे रखे ना, क्या आप जानते हैं कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर, ये क्या कह रहा है कि तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर तक की गहराई खोद चुके हैं। बस हमारी अर्थ जो है ना, उसको इतना ही खोदा गया है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना। यानी कि विश्व की जो सबसे गहरी खान है ना, जो कोयले की खान है या किसी चीज की भी खान है जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, उसकी क्या है, 4 किलोमीटर की गहराई है, उसकी गहराई 4 किलोमीटर है। ठीक है। और इंजीनियर जो है वो तेल की खोज में 6 किलोमीटर तक खोद चुके हैं। तेल के लिए जो समुद्र के अंदर या कहीं भी जैसे भी वो कूप की खनन करते हैं, मतलब कि तेल निकालने के लिए जो कुएं वगैरह लगा बनाते हैं, जो भी वो अपना सेटलमेंट बैठाते हैं वहाँ पे, जो भी प्रोसेस जारी करते प्रोसेस, उसमें वो 6 किलोमीटर तक खोद चुके हैं गहराई में। पर ये आगे क्या कर रहा है कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल ये असंभव है, आपको समुद्र की सतह, अर्थ की नहीं, अर्थ की मतलब कि जो कॉन्टिनेंटल या अपने महाद्वीपों की सतह ना, वो नहीं, समुद्र है, समुद्र के अंदर भी आपको 6 किलोमीटर तक की गहराई तक खोदना होगा। तब हम अर्थ के केंद्र तक थोड़ा सा पहुंच सकेंगे, हमें फिर पता चल सकेगा कि कहाँ तक क्या है। और खोद भी लें भाई, ऐसा नहीं है नहीं खोद सकते, खोद भी लें, पर क्यों खोद नहीं सकते ना, क्यों, जितनी जितनी हम गहराई में जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। अब आप देखें ना, क्रोड के अंदर जो लावा बता दिया हमने कि भाई क्रोड, सॉरी, मेंटल के अंदर जो लावा है, अब वो लिक्विड फॉर्म है, यानी कि वहाँ की मटेरियल्स जो है ना, उसके अंदर जो भी है लावा में, जो भी खनिज है या जो कुछ भी है, जो भी मटेरियल है, वो सब वहाँ इतनी हीट है, इतनी गर्मी है कि पिघला हुआ है। तो इंसान क्या वहां सही सलामत पहुंच जाएगा? नहीं पहुंच सकता। वहां ऑक्सीजन का लेवल भी खत्म हो जाता है और टेम्परेचर इतना बढ़ता है कि वो बर्दाश्त नहीं होता, तो वहां तक खोद भी नहीं सकते भाई, नहीं जा सकते। ठीक है ना। बस ये अनुमान लगाया है, जो ये खुदाई हुई है ना यहाँ तक ही। ठीक है। चलिए अब हम यहाँ आ गए थे, यहाँ पढ़ते हैं। परपट्टी को हम पढ़ रहे थे। ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं, यह सबसे पतली होती है। ठीक है। और यह महाद्वीपीय सहती में 35 किलोमीटर, शांति में और समुद्री सतह पर केवल 5 किलोमीटर तक। अब इसको और पढ़ लेते हैं भाई, ये महाद्वीपीय सहती और समुद्र सहती क्या आ गया। ठीक है ना। तो इसको यहाँ देखते हैं, देखिए इस एग्जाम्पल से इन्होंने समझ, यहाँ इन्होंने इस डायग्राम से इसको बता रखा है। अब देखिए, ये तो इन्होंने लिखा है महाद्वीपीय परपटी, देखिए यहाँ देखिए, महाद्वीपीय परपटी, ये महाद्वीप है, यानी कि जो अर्थ का वो पार्ट जहाँ जमीन है, पानी नहीं है। महासागर क्या है, महासागरों में तो पानी है ना। और ये महासागरीय परपटी, अब ये क्या डाउन है ना। अभी आप समझिए, महासागरीय परपटी में 35 किलोमीटर, जो हमारी, अब सॉरी, महाद्वीपीय परपटी। अब ये जो परपटी की लेयर बनी हुई है, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे तो ये मेंटल है, क्या है इसके नीचे, ये मेंटल है, इसके नीचे ये मेंटल है। और ये जो है ना, ये लेयर बनी हुई इससे ऊपर परपटी है। अब ये देखिए, यहाँ तो पहाड़ पर्वत ऊंचाई है, और यहाँ आके, अब यहाँ आके देखिए, ये क्या है, एक मिनट में आपको दोबारा समझाती हूँ। ये जो लेयर है, ये तो हो गई मेंटल, इससे ऊपर है ये परपटी। अब परपटी यहाँ तो है 35 किलोमीटर, ठीक है, 35 किलोमीटर है यहाँ, कहाँ पर, महाद्वीप एरिया जहाँ जमीन है। ठीक है ना, महाद्वीप जहाँ है वहाँ जो परपटी की गहराई है वो 35 किलोमीटर है। और जो समुद्र है, अब यहाँ से शुरू हो गए समुद्र आपका। अब समुद्र में ये तो पानी है, इस पानी के नीचे जो ये बेस है ना, इस पानी के नीचे जो बेस है, ये यहाँ 5 किलोमीटर है। ये जो डिफरेंस है, ये यहाँ, ये 5 किलोमीटर है, कितना है, 5 किलोमीटर। ठीक है। तो समुद्र में जो सतह है ना परपटी की, वो 5 किलोमीटर तक गहरी है। ठीक है ना, 5 किलोमीटर। और जो महाद्वीपीय एरिया है ना, महासागर एरिया में 5 किलोमीटर, जो महाद्वीपीय जहाँ जमीन है वहां 35 किलोमीटर है। समझ रहे हैं आप। ये परपटी की जो लेयर है, अब मैं आपको थोड़ा यहाँ बता देती हूँ, आप मान के चलिए, ये हमारी, भाई ये अर्थ है, वो महाद्वीप है, ये समुद्र आ गया। ठीक है। अब यहाँ बनी है ये, यहाँ समझा रही हूँ मैं आपको, थोड़ा समझिए। और यहाँ ये लेयर आ गई, यहाँ एक ये लेयर आ गई, इसके बाद नीचे शुरू हो जाती है आपकी मेंटल। ठीक है। और ये ऊपर आपकी क्या है, क्रोड, सॉरी परपटी, ऊपर क्या है, ये परपटी। तो
अब इसको देखिए आप, मेंटल आ गई। अब ये प्रॉपर्टी जो है, यहाँ तो ये पहाड़ बिल्डिंग्स वगैरह कुछ भी लगा लीजिए, मतलब कि आपका कॉन्टिनेंटल एरिया है यानी महाद्वीपीय एरिया। यहाँ तो है ये 35 किलोमीटर, ठीक है, 35 किलोमीटर। पर यहाँ तो समुद्र आ गया ना। अब समुद्र की सतह तो यहाँ से शुरू होती है और इसके बीच में क्या है, ये 5 किलोमीटर है। इसके बीच में क्या है, ये 5 किलोमीटर है। समुद्र की सतह में ये 5 किलोमीटर है। क्या है, 5। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो परपटी है वो समुद्र से, समुद्र के नीचे जो उसकी सतह है परपटी की, वो 5 किलोमीटर है। और जो ये महाद्वीप है हमारे, वहाँ कितनी है, 35 किलोमीटर है, ठीक है। ये यहाँ देख लीजिए आप, ठीक है ना। इन्होंने भी अच्छे से समझा रखा है इसमें डायग्राम बना के एनसीईआरटी में, कि महाद्वीपीय परपटी 35 किलोमीटर कहाँ है, महाद्वीपीय एरिया पर। और जो महासागर में परपटी है, यानी कि हमारी जो अर्थ की ऊपर वाली लेयर है, जिसको इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं, तो जो महासागरीय क्रस्ट है वो कितनी है, 5 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब महाद्वीपीय सतही, चलो ठीक है। अब ये देखिए, अब ये क्या कह रहा है, जो महाद्वीपीय सतही मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना से बनी है, एल्यूमिना खनिजों से, ठीक है ना। तो महाद्वीप में जो परपटी हमारी बनी हुई है ना, उसमें खनिज कौन से हैं, बल्कि वो किन के कॉम्बिनेशन से बनी, सिलिका और एल्यूमिना, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सीएल। अब यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, समझने की कोशिश कीजिए। सिलिका और एल्यूमिना का दोनों का मिक्स बना के सीएल, सिलिका, सी से सिलिका और एल से एल्यूमिना, ठीक है ना। तो जो महाद्वीपीय एरिया में है ना, उसको सीएल बोला गया है, सिलिका और एल्यूमिना से। और जो महासागरीय परपटी है वो मुख्यतः सिलिका, सिलिका तो इसमें भी है पर मैग्नीशियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम की बनी हुई, इसलिए इसे सीमे, इसे क्या कहा गया है, सीमे कहा गया है। ये किससे बनी है, सिलिका और मैग्नीशियम से, इसलिए इसे सीमे कहा गया है। और ये कहाँ से सीमे कहाँ है भाई, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम कहाँ है, ये है आपका समुद्रों में, महासागरों में, महासागरीय परपटी के अंदर है। 5 किलोमीटर इसकी मतलब की गहराई है। और ये सीमे है, सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। और 35 किलोमीटर आपका भूपर्पटी ये महाद्वीप पर है। और ये सीएल है, सिलिका और एल्यूमिना से बना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ खत्म, ये तो हो गया आपका परपटी के बारे में। अब आ जाते हैं, परपटी के ठीक नीचे मेंटल है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। अभी मैंने आपको बताया था वहाँ डायग्राम के अंदर कि जीरो से, यानी कि हमारे अर्थ से स्टार्ट करके 35 किलोमीटर तक तो आ जाती है हमारी परपटी, और 35 के आगे 2900 किलोमीटर तक हमारी आ जाती है मेंटल, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने एक काम और किया भाई, मैंने है ना थोड़ा सा 11th की एनसीईआरटी में भी, जियो में, इन टॉपिक्स को थोड़ा सा डिटेल में दिया था, मैंने वहाँ से इन टॉपिक्स को और उठाया है। क्योंकि ऐसा है, हमें कोई 7th का एग्ज़ाम नहीं देना है, हमें अपना एसएसटी टीचिंग का एग्ज़ाम देना है, टीचर का, तो इसलिए हमारा लेवल थोड़ा हाई हो सकता है। तो मैंने सोचा वहाँ भी कुछ पॉइंट्स हमको मिल जाए, इसलिए मैंने वहाँ से उठाया है। इसमें कुछ खास अलग तो नहीं है, पर थोड़ा बहुत है, इसलिए मैंने वहाँ से इसको उठाया। आप देख लीजिए, ये आपकी 11th की एनसीईआरटी से है। तो भूप्रपटी की वही बात है कि इन्होंने भी सेम वही बात कही है कि भूप्रपटी की मोटाई महाद्वीप और महासागरों में अलग अलग है, ठीक है। महाद्वीपों की तुलना में महासागर के नीचे इसकी औसत 5 किलोमीटर है, ठीक है भाई, हमने वो पढ़ लिया पीछे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, इसमें कुछ अलग है, देखिए मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में, अब इन्होंने एक चीज़ और ऐड कर दी, वहाँ ये नहीं थी, कि जो हमारे पहाड़ है ना, पर्वत की श्रृंखला है। अब इंडिया का ही लगा लेते हैं, हिमालय पर्वत की श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी 70 किलोमीटर, कितनी है, 70 किलोमीटर तक की है, ठीक है ना। और भूपर्पटी भारी चट्टानों से बनी है, भूपर्पटी किससे बनी है भाई, भारी चट्टानों से, ठीक है ना। ये 2-4 पॉइंट्स हैं जो मुझे लगा थोड़े अलग हैं और इनको भी हमें पढ़ लेना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ ये 11th की एनसीईआरटी को अभी डाल दिया है इसके अंदर ही, ठीक है। अब ये देखिए इसका घनत्व, अब यहाँ इसमें थोड़ा घनत्व के बारे में भी दिया है कि इसका घनत्व प्रति घन 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और महासागरों के नीचे भूपर्पटी चट्टानें बेसाल्ट निर्मित हैं, और महासागरों के नीचे इसका घनत्व 2.7 ग्राम। अब ये देखिए, जो हमारी भूपर्पटी का घनत्व है वो जो महाद्वीपीय एरिया है ना, जहाँ 35 किलोमीटर है, वहाँ तो 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जबकि अब ये महासागरों के नीचे कितना है, 2.7 ग्राम, 2.7 ग्राम है, ठीक है ना। इसका ध्यान रखिएगा, ये एक पॉइंट इसमें थोड़ा अलग था। और एक ये था कि हिमालय पर्वत के नीचे हमारी भूपर्पटी 70 किलोमीटर है, महाद्वीपीय एरिया में 35 है। अब हिमालय पर्वत भी आता है तो महाद्वीपीय एरिया में, तो हमारे जो है ना क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि हम एसएसटी टीजीटी के टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है ना। हम स्टूडेंट नहीं है कि हमें फिक्स सिलेबस पे 7th की क्लास की बुक पढ़नी है और देना। अगर उन्होंने टॉपिक डाला है तो इसके बारे में थोड़ा सा बढ़ा के पूछ सकते हैं हमसे, इसलिए 11th के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ना वहाँ से मैंने थोड़ा उठाया है।
अब इस इन्होंने जो है ये दे रखा है ना डायग्राम, अब इसको भी पढ़ लेते हैं हम। देखिए इसमें भी इन्होंने है, ये ब्लैक एंड वाइट में इसमें इन्होंने दिया है। देखिए अब ये क्या कह रहे हैं कि भू परपट, अब इन्होंने ऊपर देखो ये दिखा दिया, यहाँ तक तो इन्होंने परपटी दिखा दी, ठीक है ना, परपटी है हमारी यानी क्रस्ट ऊपर की लेयर। उसके बाद आपकी मेंटल स्टार्ट हो जाती है 2900 किलोमीटर तक। अब मेंटल में भी इन्होंने एक ऊपर वाली लेयर का नाम दे दिया दुर्बलता मंडल, और ये बताया है कि जो ये दुर्बलता मंडल है ना, इसी के अंदर आपका लावा मैग्मा जो होता है ना, वो इसी लेयर के अंदर होता है दुर्बलता मंडल। मेंटल में भी दुर्बलता मंडल के अंदर होता है लावा। क्वेश्चन सिंपल आ सकता है कि लावा कहाँ होता है, कौन सी लेयर में होता है अर्थ की में, परपट्टी, मेंटल, क्रोड, ठीक है। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि लावा मेंटल की कौन सी लेयर में होता है, ठीक है ना, या भाई दुर्बलता मंडल में। इसमें तो आपको पता होना चाहिए जो लावा या मैग्मा जो भी है जिससे ज्वालामुखी के थ्रू बाहर आता है, तो वो कहाँ होता है, आपके दुर्बलता मंडल के अंदर होता है। वो दुर्बलता मंडल जो है वो मेंटल की अपर लेयर है, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ देखो ये इन्होंने दिखा दिया 2900 किलोमीटर तक आपकी मेंटल है, और मेंटल के बाद इन्होंने दिखाया क्रोड को, वो क्या है देखो 5100 किलोमीटर तक तो वो द्रव्य है, द्रव्य मतलब लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ जो मटेरियल है ना, जो भी अंदर खनिज है या जो भी कुछ भी है, वो तरल है, लिक्विड फॉर्म में है, तरल है, द्रव्य है। और उसके बाद जो सेंटर तक पहुंचती है ना, वो क्या है, ठोस है, ठीक है, एकदम से ठोस, यानी कि वहां भारी चट्टाने, पत्थर, बल्कि वो जो भी खनिज है वहां वो ठोस अवस्था में है, वो लिक्विड में नहीं है। परपटी आपकी ठोस हो गई। देखिए आपकी जो परपटी है वो ठोस लेयर में ठोस है। दुर्बलता मंडल में आपको लावा मिलेगा। मेंटल लेयर, मेंटल का फर्स्ट ऊपर का पार्ट है उसको दुर्बलता मंडल बोला गया है, और उसके अंदर आपका लावा है। और मेंटल जो है 2900 किलोमीटर तक है। 2900 किलोमीटर के बाद आगे जो स्टार्ट हो जाती है ना, 2900 से फिर 5100 किलोमीटर तक आपका क्रोड का द्रव्य पार्ट है, और उसके बाद आपका ठोस पार्ट आता है, ठीक है ना। और ये जो आपके अर्थ की त्रिज्या है ना, वो है 6378 किलोमीटर। अभी त्रिज्या ही होगी, अर्थ का एक स्लाइस निकाल के दिखा रखा है इन्होंने, तो अर्थ की त्रिज्या कितनी है, 6378 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अब हम अपना आगे शुरू करते हैं। चलिए अब इसमें मेंटल दे रखा है उसको पढ़ लेते हैं। देखिए भूगर्भ में परपटी के नीचे के भाग को मेंटल कहा जाता है, हमने पढ़ लिया, ठीक है। यह मोहो असांतत्य से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। अब जो इन्होंने दिया है ना ये मोहो असांतत्य, ये क्या है, ये आपका परपटी और मेंटल के बीच में जो इनकी सीमा कनेक्ट हो रही है ना, जहां ये आपस में कनेक्ट हो रही है, इसे ही मोह असांतत्य कहा गया है, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। इसे ही मोह असांतत्य कहा गया है। जहां ये आपकी ये वाली लेयर देख ली, दुर्बलता मंडल जो ये फर्स्ट यहाँ है, ये जो देखिए एक मिनट यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। ये जो आपकी क्रस्ट की लेयर आ गई, ऊपर परपटी की लेयर आ गई, फिर यहाँ ये आपका क्या स्टार्ट हो गया, मेंटल। तो दुर्बलता मंडल यानी कि मेंटल और क्रस्ट के बीच में जो लेयर बनती है ना, जो इसकी सीमा बनाई गई है, उसको ही मोह असांतत्य कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब वही बात आ गई कि दुर्बलता मंडल है इसके अंदर, मेंटल में ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा गया है, जिसे एस्थनोस्फेयर भी कहा गया है, ठीक है ना। एस्थनोस्फेयर का अर्थ है दुर्बलता, तो इसलिए इसे दुर्बलता मंडल बोल दिया। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आका गया है। 400 किलोमीटर कहाँ, ऊपर से लेकर नीचे तक 400 किलोमीटर, ठीक है ना। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका स्रोत यही है, यानी कि ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है तो वो यहीं से आता है। यानी कि क्वेश्चन आ जाता है कि लावा कौन सी लेयर में होता है, तो मेंटल में, मेंटल के दुर्बलता मंडल में, ठीक है। अच्छा, इसका घनत्व तो भूपर्पटी की चट्टानों से भी अधिक है। भूपर्पटी की चट्टानों का तो 3 पॉइंट था, और समुद्र में 2.7 था, 3 ग्राम था। और जो भू महाद्वीपीय क्रस्ट थी, महाद्वीपीय परपटी थी, वहाँ घनत्व कितना था, 3 ग्राम। और जो महासागरीय परपटी थी उसका घनत्व कितना था, 2.7 ग्राम। पर जो ये मेंटल है, मेंटल में जो ये हमारी दुर्बलता मंडल है, या मेंटल का जो घनत्व है वो 3.4 ग्राम है, ठीक है ना, 4 पॉइंट बढ़ जाते हैं। परपटी और मेंटल के ऊपरी भाग को मिलाकर स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है ना। अब जो हम स्थल मंडल या लिथोस्फेयर जिसे हम कहते हैं ना, स्थल मंडल और लिथोस्फेयर, तो ये किसे कहा जाता है, ये हमारी भू परपटी और मेंटल दोनों को मिलाकर कहा जाता है, दोनों को, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि लिथोस्फेयर स्थल मंडल के अंदर कौन कौन सी लेयर इंक्लूड होती हैं, तो भू परपटी और मेंटल, ये ध्यान रखिएगा, भू परपटी और मेंटल दोनों को मिलाकर ही स्थल मंडल बनता है, लिथोस्फेयर बनता है। अब इसकी मोटाई, सॉरी इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक ये ठोस अवस्था में है। भाई दुर्बलता मंडल है वही लिक्विड फॉर्म में है,
दुर्बलता मंडल के अंदर ही लावा है ना। उसके बाद जो मेंटल बस्ती वो तो ठोस अवस्था में आ जाती है। फिर उसके बाद जो आपकी क्रोड स्टार्ट होती है ना, हमने डायग्राम में देखा था, वो फिर लिक्विड फॉर्म में होती है, वो द्रव्य होती है। और फिर क्रोड का भी फिर अंदर वाला जो पार्ट है, आंतरिक क्रोड है, वो क्या हो जाती है आपकी, ठोस हो जाती है। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिए और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। भू प्रॉपर्टी आपकी ठोस है, भू प्रॉपर्टी के बाद जो मेंटल स्टार्ट होती है, सॉरी प्रॉपर्टी आपकी ठोस है, उसके बाद जो आपकी मेंटल स्टार्ट होती है, मेंटल की जो फर्स्ट लेयर है दुर्बलता मंडल, वो लिक्विड फॉर्म में है, वहां आपको लावा मिलेगा। उसके बाद जब दुर्बलता मंडल खत्म होती है और उससे के बाद आगे जो मेंटल की लेयर बच जाती है वो ठोस मिलती है। फिर मेंटल के बाद जब आपकी क्रोड स्टार्ट होती है तो क्रोड का जो बाहरी पार्ट है, बाह्य क्रोड जिसको बोला गया है, वो क्या है आपकी तरल अवस्था में है, वो फिर लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। और फिर जो आपकी आंतरिक क्रोड बचती है वो आपको फिर ठोस अवस्था, उसको फिर वो फिर ठोस मिलेगी, ठीक है ना। चलिए भाई अब आगे इसमें देख लेते हैं। अब इन्होंने क्रोड के बारे में बताया, जैसा कि पहले इंगित किया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगों की वेग पृथ्वी को क्रोड को समझने में सहायक है। जैसे भूकंपीय तरंगे आते हैं, भूकंप का जो स्पीड होती है या वेग होता है ना, उसके द्वारा हम क्रोड को समझ सकते हैं, ठीक है ना, ये इन्होंने बताया है। चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसमें। क्रोड व मेंटल की सीमा, ये क्या कह रहे हैं, क्रोड व मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में। इनर कोर जिसको बोलते हैं, आउटर कोर, इंग्लिश में हमको इसको क्रोड बोल रहे हैं, और सॉरी हिंदी में हम इसको क्रोड बोल रहे हैं, इंग्लिश में इसको कोर बोला गया है। तो जो बाह्य क्रोड है वो क्या है, तरल अवस्था में, और आंतरिक क्रोड क्या है, ठोस अवस्था में है। मेंटल व क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, ठीक है। और केंद्र में 6300 किलोमीटर की गहराई पर घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। थोड़ा ये जो घनत्व है ना, इसको थोड़ा सा देख लीजिए अच्छे से। जो मतलब ये कह रहे हैं कि 6300 किलोमीटर, यानी कि बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाते हैं अर्थ के, ठीक है ना, वहां घनत्व सबसे अधिक है, वहां है 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है। और मेंटल और क्रोड की सीमा जहाँ आती है ना, जहाँ मेंटल खत्म होती है क्रोड शुरू होती है, वो उसकी सीमा हो गई। मेंटल और क्रोड की सीमा, जहाँ मेंटल खत्म क्रोड शुरू होती है, वहां सीमा पर चट्टानों का घनत्व 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इनको आप नोट डाउन करिए, चाहे कुछ भी कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एग्जाम आपने देना है, प्रिपरेशन तो आपने करनी है, तो आपके अंदर इतना वो होना चाहिए ना कि हाँ भाई मैं कैसे इनको लिखूं, याद करूं। तो आप अगर आपको किसी भी हेल्प बुक की या किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप अपने खुद के नोट्स बनाएंगे, आपको नोट्स बनाते वक्त अच्छे से समझ में आएगा, उसके बाद आपको रिविजन ईजी रहेगा, और खुद के बनाए हुए होंगे, ठीक है ना। तो आप इनके नोट्स जरूर बना लीजिए। मेंटल और क्रोड की सीमा पर जो घनत्व है वो 5 ग्राम है, और जो अर्थ के सेंटर में पहुंच जाता है ना, पृथ्वी के सेंटर में पहुंच जाती है, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या के आसपास वहीं वहीं पहुंच गई 6300 किलोमीटर की गहराई पर, तो वहां घनत्व 13 ग्राम है। और जो हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारी परपटी का घनत्व कितना था, 3 ग्राम, महासागर में 2.7 ग्राम, मेंटल स्टार्ट होती है वहां 3.4 ग्राम, ठीक है ना। और उसके बाद मेंटल और क्रोड की सीमा पर 5 ग्राम, और क्रोड के अंदर जो सेंटर में पहुंच जाते हैं वहाँ 13 ग्राम है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अब इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो क्रोड है ना, वो भारी पदार्थों से बनी है। भाई घनत्व अधिक है तो वो भारी चीजों से बनी है, जैसे निकिल और लोहे, ठीक है ना। अब लोहे को आयरन, आयरन जो उसको फेरम भी बोला जाता है, तो इसलिए इसको निफे कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत उठे, वो सी एल था और सी में था, ठीक है ना, और निफे आ गया ये, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मुख्यतः जो क्रोड है हमारी वो निकिल और फेरम से, यानी कि लोहे से, निकिल और लोहा, हिंदी में लोहा मिल सकता है, और इसको लोहे को ही, आयरन को ही फेरम कहा गया है, ठीक है। फेरम से बनी हुई है, इसलिए इसे निफे कहा जाता है, इस परत को निफे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि भाई मैंने दोनों क्लासेस के एनसीईआरटी से आपको पढ़ा दिया है। मुझे 11वीं के एनसीईआरटी में जो कुछ लगा वो भी, और यहाँ भी। अब इसके कुछ पॉइंट्स और हैं। पृथ्वी के आयतन का केवल, अब यहाँ देख लीजिए, ये जो इन्होंने दिया, क्या आप जानते हैं, डू यू नो दैट पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। भाई हमारी जो अर्थ है ना, उसका ओनली 1%, और 84% क्या है आपका मेंटल है, और 15% हिस्सा क्रोड है, ठीक है ना। और पृथ्वी की त्रिज्या इन्होंने दे दी है 6371 किलोमीटर है, ठीक है। बस मतलब ये है कि आज का जो हमारा वीडियो था, इसमें सिर्फ मैंने आपको पृथ्वी की लेयर्स के बारे में बताया है। इस चैप्टर में भी बसता है शैल और खनिज और बसता है, ठीक है ना, ये टॉपिक अलग से बसता है, पर इसको भी मैं 11वीं की एनसीईआरटी से और 7वीं की एनसीईआरटी दोनों का मिक्सअप करके एक अलग वीडियो दूंगी, वरना वीडियो जो ये है काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। आज का आपका इतना ही है कि आप लेयर्स को अच्छे से समझे, और लेयर्स के बारे में जो मैंने पढ़ा आपको वीडियो में बताया है,
प्लीज़ उनको एक बार रिवाइज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो देखते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका मतलब कि मैं चाहती हूँ कि आपको एकदम पक्का हो जाए कि आप एग्ज़ाम में फिर यहाँ जा जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में मिले, तो आप वहाँ ये ना सोचें कि ये था या ये था। आप डायरेक्ट आंसर आपको पता हो और आप क्वेश्चन को देख के उस पर टिक कर दें कि हाँ भाई ये था, हमें पता है। ठीक है, थैंक यू भैया आज के लिए।